नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपने पिछली क्लास में +2 क्लास का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें अपने जैविक खाद के बारे में पढ़ा था। जैविक खाद होती क्या है, कितने पार्ट हैं, ये सारा आपने कर लिया। अब अपने आगे था कि जैविक खाद की जो उपयोगिता है उसके 3 पार्ट थे, उसके बारे में करेंगे। तो लिखो पहला, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। उपयोगिता के 3 पार्ट थे, उसका है ये उपयोगिता। जैविक खाद की उपयोगिता लिखी थी, उसमें 3 पार्ट बताए गए थे। उसमें से फर्स्ट पार्ट है मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। इसमें लिखो, रेतीली हल्की मृदा, एरो लगा के लिख लो, रेतीली हल्की मृदा सघन तथा दानेदार संरचना हो जाती है। वह भारी भूमि, मतलब जो भारी भूमि है, मतलब इतनी उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, भारी भूमि हल्की, वह भारी भूमि हल्की तथा बुरबुरी हो जाती है। हल्की तथा बुरबुरी हो जाती है। ऐसा किसके उपयोग से होगा, जैविक खाद के उपयोग से बुरबुरी हो जाती है। इसके अलावा अगर दोनों मिट्टी में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अपनी जो भूमि है उसकी संरचना में सुधार आएगा ना। तो लिख लो, इसके परिणाम स्वरूप भूमि की संरचना में सुधार आता है। क्या होगा, भूमि की जो संरचना है उसमें सुधार आएगा। दूसरा लिख लो, दूसरा क्या होगा, जैविक खाद का उपयोग करने से दूसरे भौतिक गुण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। मतलब मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। क्या था, पहला ये था कि जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली या हल्की मिट्टी है, वो क्या होगी, सघन या दानेदार संरचना हो जाती है। जो रेतीली मिट्टी है उसका क्या होगा, उसकी जो संरचना है वह सघन मतलब मजबूत व दानेदार हो जाएगी। और अपनी जो भारी भूमि है, मतलब जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, वो हल्की तथा बुरबुरी हो जाती है। मतलब जो रेतीली टिब्बे वगैरह हैं वहाँ की मिट्टी क्या होगी, हल्की तथा बुरबुरी हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अपनी जो भूमि है उसकी जो संरचना उसमें क्या होगा, सुधार होगा। दूसरा है भी, अगर भूमि अपनी सही है, उसकी संरचना में सुधार हो रहा है, तो वहाँ का जो वायु संचार है उसमें भी वृद्धि होगी। मतलब अपनी भूमि है, उसकी जो मिट्टी है जो हल्की और बुरबुरी या दानेदार है, तो उससे वायु का संचार है उसमें क्या वृद्धि होगी। मतलब जो वायु है वो आसानी से प्रवेश कर सकेगी और बाहर निकल सकेगी। तीसरा पॉइंट होगा, पानी व वायु द्वारा क्या होगा, मृदा अपरदन कम हो जाता है। मृदा अपरदन
कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। जिससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण होता है। मृदा का अपरदन कम कैसे हुआ, कम ऐसे हुआ कि अपनी जो भूमि की संरचना है वो सही है, मतलब भूमि की जो संरचना है वो सही है, मतलब उपजाऊ भूमि बन गई अपनी। वहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है कि कट के बह जाए, तो अपरदन अपने आप कम होगा, क्योंकि वहाँ पे वायु का संचार भी हो रहा है और वहाँ की जो मिट्टी है वो मजबूत भी है, दानेदार भी है, हल्की है, हर टाइप की है। तो क्या है, वहाँ पर मृदा का अपरदन नहीं होगा, जिससे मृदा का संरक्षण होगा। मतलब जब अपरदन नहीं होगा तो अपनी मिट्टी वेस्ट नहीं होगी ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, मतलब जितनी अपनी मिट्टी की आवश्यकता है वह वहाँ पे रहेगी, तो उसका संरक्षण होगा, ना कि उनका कटाव होकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। आगे है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, मतलब मिट्टी अच्छी है, वहाँ पे वायु का अच्छे से संचार होता है, मृदा का अपरदन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जब पौधों की जड़ें हैं उनका भी विकास अच्छे से होगा ना। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। क्या हो गया, पौधों की जड़ों का विकास भी क्या हो जाएगा, अच्छा होगा। मृदा का जो ताप है वह नियंत्रण में रहता है, मृदा का ताप क्या होगा, नियंत्रण में रहेगा। मृदा का ताप नियंत्रण में रहता है। तो क्या था, अपने जैविक खाद की उपयोगिता पढ़ रहे थे, उसमें पहला था भौतिक गुणों पर प्रभाव, मतलब जो अपनी मिट्टी है उसके भौतिक गुण हैं उन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला प्रभाव तो ये था कि रेतीली हल्की मृदा है वह कैसी हो जाएगी, सघन तथा दानेदार। कैसी हो जाएगी, सघन तथा दानेदार। और जो मिट्टी अपनी भारी भूमि की है वह कैसी हो जाएगी, हल्की तथा भुरभुरी। जिससे क्या होगा, जो अपनी भूमि की संरचना है उसमें क्या होगा, सुधार आता है। जिससे क्या होगा, अपने जो मृदा में वायु का संचार है उसमें भी वृद्धि होगी और पानी व वायु द्वारा मृदा का अपरदन कम होगा। ये तो नॉर्मल बात है कि जब भूमि की संरचना सही है, वायु का संचार अच्छे से हो रहा है, तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। अपरदन नहीं होगा तो क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा, और संरक्षण हो रहा है मृदा का और भूमि में सुधार है, तो क्या होगा, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा। और मृदा का जो ताप है वह नियंत्रण में रहता है। किस नियंत्रण में क्यों रहेगा, पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छे से हो रही है, ना ही अपरदन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, वायु का संचार हो रहा है आसानी से, पानी की जितनी आवश्यकता उतनी मिल रहा है, तो उससे ताप वो है वो भी नियंत्रण में रहेगा। सेकंड अपना अब है मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। पहला हो गया भौतिक, दूसरा लिखो रासायनिक। मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। भौतिक गुण हो गए, अब रासायनिक गुण पढ़ो। इसमें लिखो पौधों को सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ क्या होगा, हार्मोन व एंटीबायोटिक्स हैं उसकी भी प्राप्ति होती है। तो इसमें लिख लो, नंबर 1 लिखा के लिख लो, पौधों को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ मृदा
पौधों को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ क्या होगा, हार्मोन्स व एंटीबायोटिक, हार्मोन्स व एंटीबायोटिक, हार्मोन्स व एंटीबायोटिक की भी प्राप्ति होती है, की भी प्राप्ति होती है। अगर पोषक तत्वों के साथ साथ उन्हें हार्मोन्स व एंटीबायोटिक भी मिलेंगे तो उससे क्या होगा, क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होंगे ना। तो लिख लो, जो कि लाभकारी होते हैं, जो कि लाभकारी होते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, क्षारीय मृदा जो है उसका पीएच मान कम हो जाता है। सेकंड लिख लो, मान लो जैसे कोई की क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। कम कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि उनमें पोषक तत्वों जैविक खाद की सहायता से जो मिल रहे थे उनकी आपूर्ति हो रही है, तो उससे क्या होगा, क्षारीय मृदा का जो पीएच का मान है वह भी कम हो जाएगा। और मृदा में किसकी मात्रा बढ़ेगी, कार्बन में, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ेगी, कार्बन की। चौथा लिख लो, जैविक खाद के उपयोग, जैविक खाद के उपयोग व अपघटन लिखो, उपयोग व अपघटन से क्या होगा, मतलब जो जैविक खाद है उसका उपयोग हो रहा है और अपघटन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, मृदा में जो स्थिर तत्व होंगे, मृदा में स्थिर तत्व क्या होंगे, विलयशील अवस्था में आ जाएंगे, विलयशील होकर विलयशील अवस्था में आकर फिर करेंगे क्या, पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं, पौधों को आसानी से क्या होगा, पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या था, अपने मृदा मतलब जो थी अपनी मिट्टी थी उसमें क्या हुआ था, सुधार हुआ था। और दूसरा क्या था, वायु का संचार में मतलब वृद्धि हुई थी। वायु संचार में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, मृदा का जो अपर्दन है वो कम हो रहा था। अगर मृदा का अपर्दन कम होगा तो क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा। अगर मृदा का संरक्षण हो रहा है और मृदा का अपर्दन कम है तो क्या होगा, पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से होगा। और क्या होगा, ताप है जो अपना वो नियंत्रित रहेगा। उसके बाद अपना था मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, किसका, जैविक खाद की उपयोगिता का। तो इसमें है पौधों को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ, मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति तो हो ही रही है, उसके साथ साथ क्या मिल रहा है उन्हें, हार्मोन्स व एंटीबायोटिक की प्राप्ति भी हो रही है। क्या याद रखना है आपको भी, जो पोषक तत्व है उनकी तो पूर्ति हो रही है, उसके साथ साथ हार्मोन्स व एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है, जो कि क्या है, लाभकारी है। और जो क्षारीय मृदा है अपना, उसका क्या होगा, पीएच मान कम हो जाता है और किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन की। और जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में जो स्थिर तत्व है, मतलब जो तत्व एक जगह रुके हुए थे वह विलयशील हो जाएंगे। विलयशील मतलब घुलने लगे, जैसे कि पानी डाला तो उसमें मिक्स हो गए, ऐसे विलयशील होंगे, मतलब क्रिया उनमें होने लग जाएगी, होकर आसानी से पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अपना तीसरा है, तीसरा करेंगे
मृदा के जैविक गुण, मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। तीसरा लिख लो, मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। भौतिक और रासायनिक हो गए। अब जैविक गुण लिखो, इसमें लिखो जीवाणुओं को पोषक तत्व, जीवाणुओं की क्रियाशीलता लिखो। जीवाणुओं नंबर 1 लगा के लिख लेना। जीवाणुओं की क्रियाशीलता क्या होगा? जीवाणुओं के क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण, जो जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होगी तो क्या होगा? पौधों में पोषक तत्व जो है वह आसानी से प्राप्त होते हैं। जीवाणु की वृद्धि होने के कारण पौधों में, या पौधों को भी लिख सकते हो आप, पौधों में भी लिख सकते हो, पौधों को ही लिख लो। पौधों को पोषक तत्व, पौधों को पोषक तत्व आसानी से, पोषक तत्व आसानी से क्या होंगे? प्राप्त, आसानी से प्राप्त होते हैं। जैविक गुणों में प्रभाव क्या होगा? मतलब जो जीवाणु हैं वो क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण क्या होंगे? जो पोषक तत्व है वो आसानी से, जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त होंगे। इसके बाद है मृदा में वायुमंडल से, मृदा में वायुमंडल से क्या होगा? वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इनको क्या बोलेंगे अपने? नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से, तीव्र का मतलब तेज गति से, तीव्र गति से होने लगता है। तीव्र गति से होने लगता है। दूसरा क्या होगा? मृदा में वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण क्या होगा? तीव्र गति से होने लगेगा। किसके कारण होने लगेगा? जब उसके जैविक गुणों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद एक और लिख लो, जैविक खाद्य मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए, जैविक खाद्य मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए क्या होगी? सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करेंगी? भोजन व ऊर्जा प्रदान करती है। भौतिक में क्या था? भौतिक में ये था भी जो मृदा में सुधार होगा, वायु का संचार अच्छा होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा का संरक्षण होगा, जिससे क्या होगा? पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से हो रहा है तो क्या होगा?
अच्छी उत्पादन भी बढ़िया होगा और ताप नियंत्रण रहेगा, रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। उसमें क्या था, मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन्स व एंटीबायोटिक्स मिल रहे थे। उसके अलावा क्या था, जो क्षारीय मृदा थी उसका पीएच मान कम हो रहा था। क्षारीय मृदा का पीएच मान कम होगा तो मिट्टी में क्या था, कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ रही थी। इसके अलावा क्या था, मतलब जैविक खाद का उपयोग व अपघटन से क्या हो रहा था, मतलब जो पोषक तत्व से पौधों के प्रत्येक भाग को आसानी से मिल रहे थे। और जैविक गुणों में क्या है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पोषक तत्व, इसमें जीवाणुओं की क्रियाशीलता और उसमें क्या थी, जो मृदा थी उसमें जो ये रासायनिक गुणों का प्रभाव था, इसमें क्या था, जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से था। उसमें तो जैविक खाद का उपयोग करने से क्या हो रहा था, अपघटन होके फिर मतलब जो पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल रहे थे। और इसमें क्या है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण। फिर है मृदा में वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से होने लगता है। तीव्र मतलब तेज गति से होता है। और जैविक खाद्य जो है मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करेंगी, भोजन व ऊर्जा प्रदान करती है। अब इसके बाद अपने लिख लो जैविक खाद व मतलब जो जैव उर्वरक है उसमें अंतर करने हैं। मतलब जैविक खाद और जैव उर्वरक में क्या अंतर है वो लिखो। जैविक खाद व जैव उर्वरक में अंतर। जैविक खाद व जैव उर्वरक में अंतर। जैविक खाद व जैव उर्वरक में अंतर, मतलब डिफरेंस बताना है ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा करो, एक तरफ लिख लो जैविक खाद, क्या लिखोगे, एक तरफ लिख लो जैविक खाद और दूसरी तरफ लिख लो उर्वरक। पहला लिखो जैविक खाद में क्या होगा, ये पेड़ पौधों के भागों व अन्य अवशेष पदार्थों से, ये पेड़ पौधों के भागों व अन्य अवशेषों को सड़ाकर बनाए जाते हैं, को सड़ाकर बनाए जाते हैं। बताया था ना आपको, जैविक खाद में क्या था, जीवों का अंश होता है। तो ये पेड़ पौधे और अन्य अवशेष है वो सारे, उनको सड़ाकर क्या किया जाता है, जैविक खाद बनाई जाती है। और जो रसायन उर्वरक है उसमें क्या होगा, ये अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा, ये अनेक कौन सी क्रियाओं द्वारा, ये अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों तथा या एवं लिख सकते हो खनिज पदार्थों के कारखानों से तैयार की जाती है। खनिज पदार्थों के कारखानों से तैयार की जाती है। तो जैविक खाद में क्या है, ये तो पेड़ पौधों के भागों में अन्य अवशेषों को सड़ाकर बनाए जाते हैं। और जो जैव उर्वरक होंगे उसमें क्या होंगे, ये अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों तथा जो खनिज पदार्थ हैं
उनसे कहाँ तैयार की जाती है? कारखानों से तैयार की जाती है। अब जैविक खाद में दूसरा लिखो, इन खादों को फसल, इन खादों को फसल बुआई, क्या? फसल बुआई मतलब फसल बोना, बुआई से काफ़ी पहले, बुआई से काफ़ी पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए काफ़ी समय पहले प्रयोग? क्योंकि जो इनके प्रयोग है, क्योंकि इनके प्रयोग के काफ़ी समय पश्चात, जो इनका प्रयोग है उसके काफ़ी समय पश्चात जब ये सड़ जाती है, जब ये सड़ जाते हैं तब पौधों को प्राप्त होते हैं, तब पौधों को प्राप्त होते हैं। तो क्या हो गया, जो जैविक खाद है उसमें क्या है, पेड़ पौधों में अन्य अवशेषों को सड़ाकर बनाई जाती है। तो जो अगर सड़ाकर बनेगी तो ऑब्वियसली इस बात है कि उसको बोने से काफ़ी समय पहले डालना होगा, अपने खेत में भी बोने से पहले डालेंगे तभी वह सड़ के गल के तैयार होगी और पौधों को सही रूप में सही समय पे मिल पाएगी। तो क्या करना है, इन खादों को बुवाई के काफ़ी पहले प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से काफ़ी समय पश्चात जब ये सड़ जाते हैं तब ये पौधों को प्राप्त होते हैं। और उर्वरक में क्या होगा, सभी तत्व विलय अवस्था में, सभी तत्व विलय अवस्था में सभी तत्व कौन सी अवस्था में होंगे, विलय अवस्था। अब अगर सभी तत्व विलय अवस्था में है तो क्या होगा, आसानी से और जल्दी से पौधों को मिल जाएंगे। विलय अवस्था में तथा शीघ्र पादपों को उपलब्ध होते हैं। अगर ये विलय अवस्था में और शीघ्र ही पादपों को मतलब उपलब्ध हो रहे हैं तो इनका उपयोग अपने कब करेंगे, फसल की बुवाई के समय या खड़ी फसल में। इनका उपयोग फसल बुवाई या खड़ी फसल में, खड़ी फसल में किया जाता है, ऐसे लिख लो। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट इसमें क्या था, ये तो पेड़ पौधों में अन्य अवशेषों को सड़ाकर बनाई जाती है और उसमें क्या था, मतलब रासायनिक क्रिया करके तत्वों को और खनिज पदार्थों को कारखानों में तैयार की जाती है। और इसमें था कि इसको बुवाई से काफ़ी समय पहले बोना चाहिए। क्यों बोना चाहिए, क्योंकि यह सड़ गल कर तैयार होती है, इसलिए इसको बुवाई से पहले ही डाल देना चाहिए। और वो क्या कि वो विलय अवस्था में है, मतलब जल्दी से घुल जाती है आसानी से, तो वह क्या है, शीघ्र पादपों को उपलब्ध होती है। अगर जल्दी से उपलब्ध हो रही है तो इसका उपयोग अपने पहले क्यों करें, जबकि अपने जब फसल बुवाई कर रहे हैं या अपनी फसल खड़ी है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखो नेक्स्ट,
मतलब इनके प्रयोग से और क्या होगा, नेक्स्ट लिख लो, इनके प्रयोग से क्या होगा, जैविक खाद है अपने पास, इनके प्रयोग से क्या होगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो मृदा का अपरदन है उसमें कमी आएगी ना, मात्रा बढ़ जाने के कारण उसके अपरदन में क्या होगा, कमी, उसके अपरदन में कमी आ जाती है। फायदा हो गया, प्रयोग करोगे तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, अगर उनकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो मृदा का अपरदन हो रहा था उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ऐसे जो जैव उर्वरक है उसमें क्या होगा, मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें थर्ड हो गया, मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जैसा था वैसा रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे है जैविक खाद में, इसका फोर्थ लिखो, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने पर क्या होगा, इसका हानिकारक प्रभाव, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो जैविक खाद है उसका अपने अत्यधिक मात्रा में प्रयोग क्या करेंगे तो क्या होगा, हानिकारक प्रभाव भी पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, जैव उर्वरक में क्या होगा, अगर अपने अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अब एक बार रिवीजन कर लो, मतलब जो जैविक खाद है उसमें क्या होगा, ये पेड़ पौधों के भागों व अन्य अवशेषों को क्या है, सड़ाकर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जैविक खाद जो है वो क्या होगी, पेड़ पौधों व अन्य जो अवशेष हैं उनको सड़ाकर बनाई जाती है। जबकि जो जैव उर्वरक है वो कैसे बनेंगे, वो रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों तथा खनिज पदार्थों से कारखानों में तैयार किए जाते हैं। और उसमें क्या था, फसल की बुआई के काफ़ी समय पहले ही उसे डाल देना चाहिए ताकि वह सड़ गल के तैयार हो जाए और पौधों को प्राप्त हो सके। इसमें क्या है, मतलब ये विलय अवस्था में है इसलिए इनको ये शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, या तो फसल की बुआई के समय या खड़ी फसल में ही देना चाहिए। और इसमें क्या था, इनके प्रयोग से मृदा में क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा के अपरदन में कमी आती है। और जैव उर्वरक में क्या होगा, मृदा अपरदन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है, अत्यधिक मात्रा में अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। जबकि जैव उर्वरक है उसका अगर अत्यधिक मात्रा में भी प्रयोग हो रहा है तो वह फसल के लिए हानिकारक नहीं है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।